आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। स्क्रीन पे मेरे साथ मौजूद हैं लखनऊ से अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी, जय श्री राम। जय भोले शंकर पहलवान जी। आपके सभी दर्शकों को भी जय भोले शंकर, हर हर महादेव। जी, अनिल सिंह जी, एक बात बताइए। सन 84 के बाद, 84 में जो इलेक्शन हुए थे, राजीव गांधी जो इलेक्शन जीते थे, वो चाहे जैसे भी उनकी सरकार आई थी, उसके पीछे क्या था, उनकी इतनी सीटें बढ़ गई, उन मुद्दों पे हम नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि 84 के बाद फिर कभी मेजॉरिटी नहीं ले पाई कांग्रेस, और 2014 के बाद लगातार बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हार रही है, रेपिटेटिवली हार रही है। अगर गलती से कहीं जीत जाती है तो अगला इलेक्शन हार जाती है, रिपीट नहीं कर पाती है। पिछले 10, 11, 12 साल में कांग्रेस ने किसी स्टेट में, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, रिपीट नहीं किया है खुद, और ज्यादा इलेक्शन हारी है। जो राहुल गांधी इन दिनों अपने हर एक स्टेट में, हर राज्य में अपने विश्वस्त, आप सिपह सलार कह लीजिए, उनके विश्वस्त कह लीजिए, उनका उनका कोई भी संज्ञा दे सकते हैं। जैसे कोई राजा जब लगातार युद्ध हार रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उसका विश्वास अपने मंत्रिमंडल से, अपने सामंतों से, अपने सिपह सलारों से, अपनी सेना से उठ जाता है। तो क्या राहुल गांधी का जो गुजरात में बयान था कि हमारी अपनी पार्टी में गद्दार हैं, हमारी अपनी पार्टी में भाजपा के लोग हैं, क्या वो इन्हीं इन्हीं कारणों की वजह से है जो वो लगातार युद्ध हार रहे हैं? इसमें एक दूसरा एंगल मैं जोड़ देना चाहूंगा अपनी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जिनको गधा समझ रहा है, एक्चुअली वो घोड़े हैं, और उन घोड़ों ने डिसाइड कर लिया कि अब इस गधे राहुल गांधी के नीचे नहीं रहे। ये दोनों एंगल मेरी तरफ से। अब आपको इसमें जो अच्छा लगे आप उसको चूज करके बताएं। जी धन्यवाद पहलवान जी। जैसा कि आपके दर्शक जानते ही हैं, मेरी थ्योरी तो ये है कि भाई राहुल जी एक संत पुरुष हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कौन हारता है कौन जीतता है, वो तो केवल विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन खैर, इस लाइन पे आज मैं बात नहीं करूंगा। जी, आप तो, आपकी उम्र तो काफी कम है अभी, आपको वो दौर याद नहीं होगा जब कांग्रेस केवल जीतती ही जीतती थी चुनाव। कोई भी चुनाव हो, चाहे सेंटर का हो, स्टेट का हो, हर जगह कांग्रेस ही जीतती थी। 1977 के बाद से कांग्रेस ने चुनाव हारना शुरू किया। 77 में पहली बार कांग्रेस हारी, और फिर से वापस आई। 1980 में इंदिरा गांधी फिर वापस आई जीत करके। फिर कुछ दिन तक वो सारे चुनाव जीतते रहे, और एक बार जब राजीव गांधी चल बसे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जब बने, फिर कांग्रेस ने कंसिस्टेंटली चुनाव हारना शुरू किया। तो उस दौर में भी जब भी कांग्रेस कभी कोई भी चुनाव हारती थी किसी भी राज्य का, तो फौरन एक बयान आता था कि इस हार में आला कमान का कोई दोष नहीं है, आला कमान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कोरस हम सुनते आ रहे हैं पिछले, अब तो 30-35 साल हो गए। कुछ भी हो जाता है, कांग्रेस आला कमान की कोई गलती नहीं होती है। तो अब हमारे राहुल जी जो है, 1970 की इनकी पैदाइश है, और जब से राजनीति ये थोड़ा बहुत समझना शुरू किया होगा उन्होंने, उस समय से ही ये कोरस सुनते चले आ रहे हैं कि आला कमान की कोई गलती नहीं है। और अभी भी जो है, जो इन्होंने अपने एडवाइजर जो बैठा रखे हैं अपने चारों तरफ, जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी संस्थाओं से पढ़ करके आए हैं, या सैम पित्रोदा जैसे इनके गुरु हैं, जो इनको यही बताते रहते हैं कि किसी भी चुनाव में कांग्रेस की हार का, और चाहे जो कारण हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। तुम्हारी या तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे माता जी की, तुम्हारी बहन की, तुम्हारे जीजा की, इनकी कोई गलती नहीं है। कांग्रेस आला कमान तो यही 3-4 लोग हैं। तो अगर जी, राहुल जी जो है वास्तव में इसके ऊपर विश्वास करने लगे हैं, इतने सालों से यही बात सुनते सुनते, तो इसके लिए हम राहुल जी को दोष नहीं दे सकते। उनके जो चेले चाटी
उनके चारों तरफ जो लोग घिरे, जो उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वो उनको यही पाठ पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से, और राहुल जी ये चीज मानने लगे हैं। अच्छा, बाय द वे, एक और चीज जो है कल मेरे संज्ञान में आई। किसी कांग्रेसी ने कहीं, कहाँ देखा मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी कांग्रेसी ने कहा कि राहुल जी ने अभी जो गुजरात में जाकर के ये कहा है कि कांग्रेस में जो है वो भाजपा के स्लीपर सेल के लोग बैठे हुए हैं, तो यही बात तो उन्होंने 2013 में भी कही थी जी। तो ये भी उनके लिए कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो अब इसके दो एक्सप्लेनेशन मैंने दिए। एक तो ये है कि वो जेन्युइनली मानते हैं कि जो भी चुनाव परिणाम आए, और चुनाव परिणामों से पूरी तरह से निरपेक्ष हैं, वो संत वाली थ्योरी वो अपनी जगह है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ही प्रदीप सिंह जी ने एक वीडियो बनाया है जिसमें थंबनेल खाली देखा मैंने, वो कहते हैं कि कांग्रेस के नींव का पत्थर खिसक रहा है। अब देखिए, कांग्रेस का चाहे नींव का पत्थर खिसके, चाहे पूरी नींव खिसक जाए या नींव के नीचे की जमीन खिसक जाए, राहुल जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी कोई गलती होती ही नहीं है कहीं। तो एक तो ये है कि बचपन से एक चीज वो सुनते आ रहे हैं कि सबका दोष, किसी का भी दोष हो सकता है, उनका कोई दोष नहीं हो सकता। और दूसरी चीज ये है कि, दूसरा क्या दिमाग में आया था, भूल रहा है। तो दूसरा ये कि एक चीज, एक टेक जो वो पकड़ लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा 2013 में भी उन्होंने कहा था, एक टेक जो वो पकड़ लेते हैं उस पर वो अड़े रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी एक संतों की ही क्वालिटी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मे निधर्म श्रेय अपर धर्मो भयावह। एक बार जो लाइन उन्होंने पकड़ ली, उस लाइन को वो छोड़ते नहीं। आज भी आप देखिए, वो नोटबंदी और जीएसटी की बातें करते हैं। नोटबंदी के दौरान लोगों को कुछ तकलीफें हुई, लेकिन ज्यादातर लोग जो है उन तकलीफों को, जैसे सफर की तकलीफ होती है, यात्रा में कष्ट होता है, बहुत भीड़ भरी ट्रेन में कभी आपको यात्रा करनी पड़ी हो तो आप जानते होंगे, यात्रा की तकलीफों को जैसे ही आदमी अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचता है, वैसे तुरंत ही भूल जाता है। तो ज्यादातर लोग जो है वो तो नोटबंदी के दौरान हुई तकलीफों को यात्रा की तकलीफ की तरह से भुला चुके हैं कब के। लेकिन राहुल जी जो है अभी भी अड़े हुए हैं, नोटबंदी, गलत जीएसटी, चौकीदार चोर है, बीजेपी के एजेंट घुसे हुए हैं कांग्रेस में, ये सब उनकी पुरानी थ्योरीज हैं, उसी को वो बार बार दोहरा रहे हैं। तो अब इसको मैं तो कहता हूं कि उनके संत स्वभाव का परिचायक है। कोई दूसरा ये भी कह सकता है कि बेवकूफ है, उनको राजनीति आती नहीं है, वो अपना अपना नजरिया है। आप कैसे लेते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। जी पहलवान जी। मैं आपको एक बात बताऊं जी, इसमें हो सकता है कि लोगों के अपने अपने मत हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर पाकिस्तान कंगाल हुआ है तो उसके पीछे अगर किसी चीज का बहुत बड़ा हाथ है वो नोटबंदी का। उसका असर इतने दिनों बाद दिखे, लेकिन पाकिस्तान के बर्बाद होने में नोटबंदी से बड़ा किसी का हाथ नहीं रहा। पाकिस्तान जो नकली नोट बना के इंडिया में पुश करता था और यहाँ से फॉरेन करेंसी ले जाता था उसके बदले में, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, पाकिस्तान की वो इंडस्ट्री थी। तो आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान जैसा देश बर्बाद हो गया। अब मैं एक दूसरे पॉइंट पे आऊंगा। हरियाणा में एक नेता हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सन 2005 में चुनाव होते हैं। 2005 में, उससे पहले नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, और 2005 के उस चुनाव में हमारे नाम उनका मैं दिमाग से निकल रहा है, उनका नाम था ओम प्रकाश चौटाला। यस, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री होते थे। भजन लाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, और भजन लाल फुल मेजोरिटी लेके आए, शायद 67 सीट ले आए थे। उसके बाद यही ओपी जिंदल, हिसार वाले, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पता नहीं क्या स्कीम लगाई, क्या गए सोनिया गांधी के पास लेके पहुंचे सीधे अपना राहुल गांधी को, और उन्होंने राहुल गांधी सोनिया गांधी ने अपने हुड्डा जी को लेके पहुंचे ओपी जिंदल सोनिया गांधी के पास, और सोनिया गांधी ने तुरंत भजन लाल को मुख्यमंत्री बनवा दिया। भजन लाल ने नई पार्टी बनाई, 2009 में फिर इलेक्शन हुए, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी तो मेजोरिटी नहीं आई, 90 में सिर्फ 40 सीटें जीत पाई, 31 सीटें लोकदल जीत गया ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में। 6 सीटें जीते थे भजनलाल की नई पार्टी, और 7 निर्दलीय थे। तो निर्दलीय साथ आ गए और भजनलाल को मजबूरी में साथ आना पड़ा था बाद में।
और फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार बनाई। उसके बाद आप एक चीज ध्यान दीजिए, लोग इस बात नहीं करते हैं कभी। 9 के बाद जब 14 में चुनाव हुए ना, तो खट्टर साहब, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने। लेकिन लोकदल खत्म हो गया, इनेलो खत्म हो गई, इंडियन नेशनल लोकदल खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस ने अपना वोट शेयर भी मेंटेन किया काफी हद तक। और आप ये सोच लीजिए, कांग्रेस की अच्छी सीटें भी आई। उतना बुरा जब मोदी जी का उतना एक भयंकर, मोदी जी अपने चरम पे थे, 14 का चुनाव नया नया हम जीते थे, और मोदी जी का उन दोनों भाई जैसे चक्रवर्ती राजा की तरह उनका भाई, उनका जो जो स्तर था, या उनका आप कह सकते हैं जो उनका उस वक्त, तो मोदी जी के उतने परम चुनाव लड़ने के बावजूद चौटाला जी भी 19 सीट जीत गए थे शायद। हाँ, चौटाला 19 सीट जीते थे और हुड्डा 15 सीट जीते थे। उसके बावजूद कभी चौटाला वापस, भूपेंद्र हुड्डा के उदय के बाद कभी वापस जाट नेता बन के नहीं रह पाए थे। आज भी हरियाणा में जाटों का नेता अगर कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा है। और आज हरियाणा कांग्रेस में जो चल रहा है, इससे आप भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूं, और बहुत बुरी स्थिति है पूरे के पूरे। जी, आपका ना माइक बहुत ज्यादा वॉइस कर रहा है, तो आप एक बात बताइए, भूपेंद्र हुड्डा जैसे आदमी को पार्टी से साइडलाइन कर देना, और कल 10 में से 9 आप और के जो इलेक्शन थे 9 सीटें जीत गई बीजेपी। इससे आपकी आवाज एकदम क्लियर, आपकी बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है जी। देखिए, ये भी राहुल जी की एक पुरानी अदा है, जो कुछ वो हुड्डा जी के साथ कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा पंजाब में किस तरह से उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को ठिकाने लगाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह वो आदमी थे जिन्होंने अपने बल पर पंजाब का चुनाव जीत करके दिखाया। उन्होंने बोल दिया था कि भाई राहुल जी की यहाँ जरूरत नहीं है, आपको स्टेट चाहिए, हम आपको दे देंगे। तो और सच पूछा जाए तो कांग्रेस के लिए भी इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी के जमाने से ही हम देखते हैं कि जो भी नेता, जो कि अपने ही क्षेत्र में सही, मतलब पैन इंडिया लीडर तो इंदिरा गांधी के टाइम में कोई दूसरा उठा नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र में ही सही कोई नेता ऐसा जब दिखाई पड़ने लगता था जो कि अपने बूते पर चुनाव जीत सकता है या जिता सकता है, तो इंदिरा गांधी जो है वो फौरन उनके पर कतर दिया करती थी। अब इसमें कोई एक नाम लेना जो है वो बाकी लोगों के साथ अन्याय होगा, इसके अनेक उदाहरण हैं। तो उसी लीगेसी से राहुल जी आते हैं, उसी परंपरा का वो पालन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल जी के अगर आप ट्वीट देखें जो ट्विटर पर उनके नाम से प्रकाशित होते हैं, जाहिर है वो खुद तो नहीं लिखते होंगे, इतना कहाँ उनके पास टाइम, लेकिन वो ट्वीट्स का जो टोन और टेनर जो होता है वो एग्जैक्टली उसी तरीके का होता है जैसे राहुल जी अगर खुद भी लिखते तो वही लिखते, उसके अलावा कुछ नहीं लिखते। तो अपनी जो टीम वो सिलेक्ट करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्विटर का उदाहरण दिया, तो उनके सोशल। अनिल सिंह जी फिर निकल गए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि भाई 2014 में जब खट्टर साहब पहली बार आए, तो उसके बाद जब 2019 का इलेक्शन लड़ने आई कांग्रेस हरियाणा में, तो शैलजा को लीडर बना के उन्होंने इलेक्शन लड़ा और ठीक ठाक वोट मिला, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और सोशल मीडिया हैंडल को जो है ऑपरेट करने के लिए भी जिन लोगों का वो चयन करते हैं, उसमें इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं, या वो रखते हैं या वो ये काम भी उनके बिहाफ पे कोई दूसरा करता है कि जो भी आदमी जिसका भी सिलेक्शन हो वो उनसे ज्यादा योग्यता रखने वाला तो कदापि ना हो। तो हर स्तर पर इस चीज का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो कांग्रेस में कोई पद हो, चाहे राहुल जी का निजी अपना सब जो अफेयर है उसको हैंडल करने के लिए कुछ हो, तो राहुल जी से अधिक योग्य व्यक्ति जो है कदापि नहीं होना चाहिए कोई कांग्रेस में। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए सारे फैसले वो करते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो उसी प्रकार के नेता हैं। अब इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है हरियाणा में वो कितनी दीपेंद्र हुड्डा की वजह से है और कितनी कांग्रेस की लेगेसी है उसकी वजह से है,
लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो एक ऐसे नेता हैं जो अपने बल पर ही, ये जो अभी जो हाल में विधानसभा का चुनाव हुआ हरियाणा का, तो उसमें तो पूरी की पूरी कमान जो है वो हुड्डा जी के ही हाथ में थी। कैंडिडेट जो है वो लगभग सारे के सारे उन्होंने अपने मर्जी से चुने, इलेक्शन कैंपेन जो है वो उन्होंने अपने हिसाब से डिजाइन की, अपने हिसाब से कंडक्ट की। तो एक तरह से ये चुनाव जो है वो हुड्डा वर्सेस बीजेपी था। हालांकि हुड्डा जी हार गए चुनाव में, लेकिन फिर भी उनका जो प्रदर्शन है वो काबिले तारीफ रहा है। बहुत नजदीकी मामला था, वो इतने ही वोट लेकर के थोड़ा बहुत हेर फेर से जीत भी सकते थे। तो राहुल जी से काबिल अगर कोई आदमी कांग्रेस में होगा तो फिर उसे, जैसे पंजाबी में कहते हैं, खुड़े लाइन लगा दिया जाएगा। यही उन्होंने अमरिंदर सिंह के साथ किया, यही हुड्डा जी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका परिणाम क्या होगा, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि राहुल जी जो है वो परिणाम से पूरी तरह से निरपेक्ष हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते समय अर्जुन को कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समभाव से रखते हुए हे अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तो राहुल जी जो है वो इसी फिलॉसफी को मानने वाले आदमी हैं। कांग्रेस का चाहे जो हो, राहुल जी का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एक स्थित प्रज्ञ संत हैं। मेरा तो यही मानना है। जी पहलवान जी। अनिल सिंह जी, देखिए एक बात बताऊं, आपने जिक्र किया कैप्टन अमरिंदर सिंह का। कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी लीडर ऑफ द मासेस नहीं थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब बीजेपी में आए तो अपने साथ 1% वोट भी लेके नहीं आ पाए थे, कोर कांग्रेस का वोट। सब सोचते थे कि भाई बहुत बड़े लीडर हैं, 2-4% वोट लाएंगे, लेकिन उनके साथ कोई वोट शिफ्ट नहीं हुआ, कैडर शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ये नहीं है। आज अगर कांग्रेस मजबूत स्थिति में विपक्ष में बैठ रही है हरियाणा में, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दिन है। 37 सीट और 39% वोट, ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी को 39.9% वोट मिले, सिर्फ मात्र 0.9% वोट ज्यादा मिले हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आज कांग्रेस में, आपको एक बात देखिए स्पष्ट बताना चाहता हूं दर्शकों को भी, अगर आज भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस छोड़ते हैं तो अपने साथ जाट वोट सारे का सारा इन ब्लॉक ले जाएंगे। इस चुनाव में हमने दुष्यंत चौटाला का हाल देखा, मतलब इतना बुरा और ऐसी स्थिति तो मैंने आज तक किसी पार्टी की नहीं देखी थी। हमने उनके चाचा अभय चौटाला का हाल भी देखा। इसका मतलब है कि जाट वोट उनके हाथ से खिसक गया है और एन ब्लॉक है इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा के साथ। तो राहुल गांधी जो ये पंगे ले रहे हैं ना भूपेंद्र हुड्डा और उनके पुत्र के साथ, ये पंगा इनको बहुत महंगा न पड़ जाए। अगर कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी में आ गए तो एक तो क्योंकि मैच्योर लीडर हैं, सीनियर लीडर, तो उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा, बढ़िया पद प्रतिष्ठा मिलेगी। और 2029 के लोकसभा चुनाव में मैं ये आपको दिखाता पाऊंगा कि कांग्रेस कुछ प्रतिशत वोटों में रह जाएगी अगर भूपेंद्र हुड्डा इस तरफ आ जाए। तो आपको लगता है कि इन परिस्थितियों के बाद भी राहुल गांधी उनसे पंगे ले रहे हैं? उनको ये बात पता ही नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा आज लीडर ऑफ द मासेस हो चुके हैं हरियाणा में? भूपेंद्र हुड्डा के पीछे उनकी कम से कम जात साथ में खड़ी है। जी पहलवान जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हुड्डा जी अगर कांग्रेस छोड़ दें तब भी उनके साथ सारे के सारे जाट। अनिल सिंह जी का इस कनेक्शन में कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। एक चीज राहुल गांधी और कांग्रेस को समझ लेनी चाहिए कि भूपेंद्र हुड्डा जितने बड़े लीडर हो चुके हैं कि उनको अब कांग्रेस की या किसी दल की जरूरत नहीं है। उनके पीछे कम से कम और कुछ नहीं तो हरियाणा का जाट वोट तो है ही है, और आज वो जाटों के नेता हो चुके हैं। अनिल सिंह जी वापस आ गए, उनको ले लेते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो की चर्चा को ही समाप्त करेंगे। जी समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। तो देखिए, ये कहा नहीं जा सकता कि कांग्रेस छोड़ देने के बाद भी जो है उनके साथ सारे जाट इसी तरीके से रहेंगे जैसे अभी हैं। इसको प्रामाणिक ढंग से नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस की जड़ें भी जो है देश में बहुत गहरी हैं पहलवान जी। आज भी जो है देश में एक बड़ी आबादी है, कुल मिलाकर के कम से कम 10% के आसपास तो है ही देश में। वेरी करता है, 10% यूनिफॉर्मली नहीं है पूरे देश में, लेकिन 10% लोग तो हैं ही लगभग, जो ये सोचते हैं कि कांग्रेस को वोट देना उनका राष्ट्रीय कर्तव्य है क्योंकि उनके बाप दादा देते आए हैं। तो हुड्डा जी
को जितने वोट मिले हैं वो उसमें से कितने हुड्डा जी के वोट हैं, कितने उनके जाट होने की वजह से हैं, कितने कांग्रेस के होने की वजह से हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात मानता हूं, इसको काटता नहीं हूं कि हुड्डा जी जो है एक मास लीडर हैं। वो भले वो जीतने लायक वोट उनको न मिले, पूरे के पूरे उनके साथ न जाएं, फिर भी एक सब्सटेंशियल चंक जो है जाट वोटरों का उनके साथ रहेगा, ऐसा अभी तो लगता है कम से कम। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उनकी जड़ काटने के लिए। कांग्रेस में तो ये परंपरा रही है, जो भी व्यक्ति मास लीडर होता दिखाई दे। अब बिहार में ललित नारायण मिश्रा से जो है इस कहानी शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे जनप्रिय नेताओं को जो है वो इसी तरीके से उनकी जड़ से ही जो है उनको साफ कर दिया गया। तो इस परंपरा का निर्वहन अगर राहुल जी भी कर रहे हैं तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, ये उनका खानदानी शक्ल है। और दूसरी बात यह है कि उनको परवाह नहीं है इस चीज की। आप कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा महंगा पड़ेगा, सस्ता महंगा तो जो देखते हैं वो देखते रहें। राहुल जी को इस बात की कोई परवाह नहीं है। और कुछ लोगों की थ्योरी ये है, और मुझे सही भी मालूम पड़ती है, कि राहुल जी इस समय कांग्रेस में और राजनीति में इसलिए बने हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास जो है वो रियल एस्टेट इतनी ज्यादा है इस समय। पुराने जमाने के बने हुए कांग्रेस पार्टियों के दफ्तर हर जिले में मौजूद हैं। तो उसमें जो है वो किसी बहुत तेज तर्रार आदमी को वो अपने इर्द गिर्द नहीं रखना चाहते हैं, जो कि उसमें उनके साथ जो है वो बंटवारा करने की कोशिश करे, उस पर अपना एक छत्र अधिकार वो बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए अपने से अधिक योग्य आदमियों को किसी भी कीमत पर वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। यही कारण है, अभी आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में शशि थरूर अलग होंगे, और अभी कल परसों तो पी चिदम्बरम इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बैठ करके उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने में जो उनका परफॉर्मेंस है वो काबिले तारीफ है। तो कोई भी व्यक्ति भले तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर ही अगर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी सरकार की तारीफ करता है तो वो तो हिट लिस्ट में आ ही गया समझिए। तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के भी जो है दो चार बड़े नेता कांग्रेस छोड़ देंगे, लेकिन उससे राहुल जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो रियल एस्टेट की वजह से जो कांग्रेस के ऊपर अपना एक अधिकार वो बनाए रखना चाहते हैं वो और ज्यादा मजबूत होगा इन लोगों के जाने से। जब लोग कहते हैं कि इन लोगों के पार्टी छोड़ देने से पार्टी और मजबूत हो रही है, आपको याद नहीं होगा एक भारत में जनता दल नाम का एक दल हुआ करता था, एक जमाने में उसकी सरकार भी थी। तो एक दौर ऐसा भी आया कि एक एक करके लोग उसको भी छोड़ने लगे। तो जब भी कोई आदमी छोड़ता था तो एक नेता उनका कहता था कि अच्छा हुआ, इन लोगों को जो है हमारी नीतियों में विश्वास नहीं था, ऐसे लोग छोड़ दें, वही अच्छा, इससे जनता दल और मजबूत हुआ है। तो कांग्रेस भी जो है अब उस अवस्था को प्राप्त हो गई है कि जितने ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़ेंगे कांग्रेस उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। और इस मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि देश में सरकार बना लेगी। इस मजबूती का ये अर्थ है कि कांग्रेस की जो प्रॉपर्टी पूरे देश में फैली हुई है उस पर राहुल जी और उनके परिवार वालों का एकाधिकार जो है वो और ज्यादा सुनिश्चित हो जाएगा। जी पहलवान जी। अनिल सिंह जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को हमारी बात समझ आ गई होगी कि राहुल गांधी पगला चुके हैं, लेकिन भाई अनिल सिंह जी कहते हैं कि वो संत आदमी है। मुझे तो लग रहा है कि वो पागल हो चुके हैं या सच में संत हो चुके हैं। वैसे क्योंकि होता क्या है ना कि जब आदमी, सही बात है, जब सांसारिक जीवन से ऊपर उठ जाता है, संत हो जाता है, तो उसके लिए सब कुछ एकदम सामान्य हो जाता है। अनिल सिंह जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी चर्चा पे आपसे समय लेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। आपने समय दिया, आपको धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।